वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह चैनल हम लोगों का मेंस पर्पस से बनाया गया है। हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल काफ़ी डिटेल्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं। स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग आर्टिकल 15(3) शॉर्ट में पढ़ेंगे। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो का ही ज़माना है, क्लासेज में इससे काफ़ी डिटेल्स में होती हैं। तो ये आर्टिकल 15(3) से पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 262। सबसे पहले थोड़े दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहा था बिकॉज आई वाज डाउन विथ फीवर एंड कोल्ड। तो अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, बट समहाउ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 262, इन ए गवर्नमेंट कॉलेज द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट वेयर मोर एफिशिएंट मेल कैंडिडेट इज अवेलेबल, सच ए प्रोविजन इज। तो देखिए, रिजर्वेशन जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए, वैसे भी ओवरऑल देखा जाए रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आगे हम लोग आर्टिकल 15 के ही क्लॉज 4, 5, 6 और आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे। रिजर्वेशन के बारे में तमाम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। EWS पे भी हम लोग चर्चा करेंगे 1 by 1। तो रिजर्वेशन है तो वहाँ रिजर्वेशन एंड मेरिट बोथ आर एंटीथेसिस। दो रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन एक सो फार एज लॉ इज कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने इसे जस्टिफाई कर दिया तो भी है। अब रिजर्वेशन एक ऐसा मसला है कि जिन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, और जिन्हें नहीं मिलता है उनके लिए बहुत बुरा। तो मैं उन सारे चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दोज पॉलिटिकल डिबेट। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टू द लीगल डिबेट। तो सो फार एज वुमेन रिजर्वेशन into the form of a special provision, Article 15(3). So this is immaterial that more efficient male candidate is available। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज है और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, तो सच ए प्रोविजन इज नॉट वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी हैव आर्टिकल 15 clause 3 which says nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। तो इसका आंसर D इज करेक्ट। इसको हाईलाइट कर दो, टिक भी कर दो। और ये MCQ है, डिस्कस the nature and constitutionality of special legislations for welfare of women and children। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन वेदर वायोलेटिव ऑफ इक्वालिटी क्लॉज और नॉट। तो देखिए, सबसे पहले पिछले वीडियोज में देखेंगे तो आर्टिकल 14 में बताया गया इक्वालिटी। तो आम बोलचाल की भाषा में इक्वलिटी ऐसे एक जनरल सी फीलिंग आती है कि सब कोई बराबर, ऑल आर इक्वल, राजा प्रजा सब एक समान। लेकिन कानूनन ऐसा नहीं है। इक्वलिटी कानूनन ऐसा क्यों नहीं है, वो पिछले वीडियोस देखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। ये देखिए, एब्सोल्यूट इक्वलिटी पॉसिबल है। आप अपने घर में ही देखिए, आप अपने से बड़ों को पैर छू के प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते, बड़ों का आदर करते। बड़े भी छोटों के पैर छू के प्रणाम करते नहीं। इस धरती पे इक्वलिटी होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन टोटल इक्वलिटी दैट इज ए मिसनोमर। और देखिए, हमारे सोसाइटी में गैप्स बहुत हैं। गैप जो है रिच और पावरफुल का,
पुअर एंड स्ट्रॉन्ग का, तो सोसाइटीज में डिफरेंसेस गैप जो है बहुत है, रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो ये जो गैप है, दिस गैप हैज टू बी मिनिमाइज्ड and equality has to be brought forth. So in that sense, Article 14 has two concepts: equality before law and equal protections of laws. So far as Article 14 is available to all persons, but Article 15 में भी है। Article 15 के clause 1 को आप देखेंगे, the state shall not discriminate against any citizen. So this Article 15 is available only to the citizens. Citizens shall not be discriminated on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. So by this way, there is prohibition of discrimination under Article 15, Clause 1. But under clause 3, this is an exception to general prohibition against discrimination provided under Article 15(1). तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, this clause is an exception to the rule against discrimination provided by clause 1 as well as clause 2. Thus, the provision of maternity relief for women workers. तो आप देखेंगे आर्टिकल 42 में भी उसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ, will not be a contravention of prohibition against discrimination अंडर क्लॉज 1 ऑफ द प्रेजेंट आर्टिकल। क्योंकि क्लॉज 1 में कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन इज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो देयरफॉर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 दिस empowers parliament for making a special provision for the women or the children. Nor will be the provision of free education for children के free education article 45 में, और measures for provision against the exploitation article 39F. Similarly, the prohibition of separate accommodation in transit for women and children at places of public resort will not be violative of clause 2 of the present article. Various legislations have been enacted in furtherance of this constitutional provision. तो 15(3) के अंतर्गत sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013 पास हुआ। Prohibition of child marriage, a special provision बना के that marriage was prohibited. The protection of children from sexual offenses, child के लिए special provision बनाया गया, पॉक्सो एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2013। तो आपको सिर्फ एक लाइन ये समझना है, पहला तो इक्वालिटी का कंसेप्ट समझना। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर, प्राइम मिनिस्टर से लेके फार्मर तक हर कोई बराबर, ऑफिसर से लेके चपरासी तक हर कोई इक्वल। तो हर कोई इक्वल इनटू द आइज ऑफ लॉ इसलिए है कि अगर चपरासी कोई क्राइम करता है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी, और डॉक्टर कोई क्राइम करता है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी। दो कंसेप्ट है आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जो इक्वालिटी है, टोटल इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, टोटल इक्वालिटी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अभी 2 मिनट पहले जो आपको समझाया था एट द आउटसेट ऑफ द क्लास कि जो समाज में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, पावरफुल एंड हेल्पलेस, रिच एंड पुअर के बीच में, तो इनके बीच जो गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए।
समाज में हर कोई बराबर होना चाहिए। तो जो गैप है, जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाकर कोशिश करना है कि जो आगे हैं उनके लेवल में वो भी आ जाए। तो दिस इक्वालिटी हैज टू बी इंश्योर्ड। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स absence of any privilege in favor of any person, therefore equality before law is a negative concept। पूछा जाए तो मैं पिछले वीडियोज में जा रहा हूँ, पिछले वीडियोज में नहीं जाएंगे। ये ऑलरेडी वीडियोज बने हुए हैं, आप देखिएगा उनको। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और कुछ केसेज की हम लोग बात करेंगे। सविता बेन सोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 नीड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेजर्स which are beneficial in the strict sense। तो apart from that, the section 125 CRPC is enacted for social justice and especially to protect women and children, as also old and infirm poor parents, and falls within the constitutional sweep of Article 15 Clause 3। तो जो स्पेशल प्रोविजन है 15(3) में वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है, लेकिन सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस फॉर वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स के लिए भी है। and within Article 15(3) reinforced by Article 39 of the Constitution, it is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing, shelter to the deserted wife. It gives effect to fundamental rights and natural duties of a man to maintain his wife, children, parents when they are unable to maintain themselves। अगला एक केस है बालाजी MR वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर। तो स्पेशल प्रोविजन कैसे बनाया जाएगा? तो दिस स्पेशल प्रोविजन में बी मेड आइदर बाय लेजिस्लेशन और बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो लेजिस्लेशन के द्वारा तो चलिए स्टैट्यूट एक्ट बना दिया गया, समझ में आता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा कैसे स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा? तो जैसे कॉलेज में पहली जो 3 बेंचें हैं वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉलेज अथॉरिटी ऐसा ऑर्डर निकाल के बना सकते हैं स्पेशल प्रोविजन। एक अगला केस है विजय लक्ष्मी वर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी। इसमें सेपरेट कॉलेजेस और स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली लेडी प्रिंसिपल और लेडी टीचर्स जस्टिफाइड। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 262, जिसका हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इसी केस लॉ से पूछा गया है। और एक ये बहुत ही फेमस केस है थर्ड जेंडर का, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर जो है लाइक अम्ब्रेला टीम फॉर पर्सन्स हु जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन और बिहेवियर डज नॉट कन्फर्म टू देयर बायोलॉजिकल सेक्स। Transgender may also take in persons who do not identify with their sex assigned at birth, which include hijra, eunuch, who describe themselves as third gender and they do not identify as either male or female. Transgender also includes persons who intend to undergo sex reassignment surgery, SRS, or have gone SRS to align their biological sex with their gender identity in order to become male or female. They are generally called transsexual. Further, there are persons who like to cross-dresser in clothing of opposite gender, transvestites. Resultantly, the term transgender in contemporary usage has become an umbrella term that is used to describe a wide range of identities and experiences, including but not limited to pre-operative, post-operative, non-operative transsexual people
who strongly identify with the gender opposite to their biological sex, male and female. सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस केस में यह भी कहा कि नन रिकॉग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ हिजरा ट्रांसजेंडर पर्सन्स डिनाइज देम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इनको अगर हम इनके आइडेंटिटी को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करें तो दे आर पर्सन्स। तो विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 14 person also includes transgender। ये अभी हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में पूछा गया था हमारे एक स्टूडेंट से, तो उसने बताया, फिर उनसे केस पूछा गया, तो ये केस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का याद रखिएगा। इस तरह के इनोवेटिव क्वेश्चंस आजकल अब आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो वी आर डिनाइंग फॉर देम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, thereby leaving them extremely vulnerable to harassment, violence and sexual assault in public spaces, at home and in jail, and also by the police. Further, non-recognition of identity of hijra transgender persons results in them facing extreme discrimination in all spheres of society, especially in the field of employment, education, healthcare. Hijra transgender persons face huge discrimination in access to public spaces like restaurants, cinemas, shops, malls, etc. Further, access to public toilet is also a serious problem they face quite often. Discrimination on the ground of sexual orientation or gender identity therefore impairs equality before law and equal protection of laws and violates Article 14 of the Constitution of India। और इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Article 14 has used the expression person and Article 15 has used the expression citizen and sex. So also Article 16, Article 19 has also used the expression citizen, Article 21 has used the expression person. All these expressions which are gender neutral evidently refer to human being, hence they take within their sweep hijras, transgenders and are not as such limited to male or female gender। तो इस केस के बाद से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीगल रिकॉग्निशन मिला, तो सेक्स सिर्फ अब मेल और फीमेल ही नहीं, ट्रांसजेंडर भी वो पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे। और थोड़ा सा जो आईपीसी में पर्सन का डेफिनेशन है वो भी, लेकिन एनीवे आने वाले किसी केस में फिर का होगा, तब आगे हम लोग चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जेंडर आइडेंटिटी एज ऑलरेडी इंडिकेटेड फॉर्म्स टू द कोर ऑफ वन पर्सनल सेल्फ बेस्ड ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, नॉट ऑन सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर। Gender identity in our view is an integral part of sex and no citizen can be discriminated on ground of gender identity, including those who identify as third gender। इस केस में जैसे ही बहस हुई नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के केस में, तो देखिए आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता चलो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, बहुत सारे ग्राउंड हैं, तो उनमें ऑन ग्राउंड्स ऑफ, हम लोग सेक्स की बात करेंगे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। तो ये जो ट्रांसजेंडर है, अगर इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो इट वाज द थीम ऑफ आर्गुमेंट, इट स्टार्टेड इनटू द सुप्रीम कोर्ट, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू दिस फोर्स ऑफ आर्गुमेंट और ये जजमेंट पास हुआ।
Article 15 and 16 sought to prohibit discrimination on the basis of sex. उसी बात को कही जा रही है यहाँ पे. Recognizing that sex discrimination is a historical fact and needs to be addressed. Constitution makers, it can be gathered, gave emphasis to the fundamental right against sex discrimination so as to prevent the direct or indirect attitude to treat people differently for the reasons of not being in conformity with stereotypical generalizations of binary genders. Both gender and biological attributes constitute distinct components of sex. Biological characteristics, of course, include genitals, chromosomes, and secondary sexual features, but gender attributes include oneself, image, the deep psychological or emotional sense of sexual identity and character. The discrimination on ground of sex under Article 15 and 16 therefore includes discrimination on ground of gender identity. तो ये जो एक दो लाइन इसको मैं हाईलाइट कर दूं. द एक्सप्रेशन सेक्स यूज इन, मैंने इसे खुद रेड से लिखा है. आर्टिकल 15 एंड 16 इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ मेल और फीमेल but intended to include people who considered themselves to be neither male or female. So, by recognizing transgenders as third gender, the court held that it is not only upholding the rule of law but also advancing cause of justice to the class who are deprived of the legitimate natural and constitutional rights. It is therefore the only just solution which ensures justice not only to transgenders but also justice to the society as well. Social justice does not mean equality before law in papers, but to translate the spirit of the Constitution enshrined in the preamble, the fundamental right and directive principles of a state policy into action, whose arms are long enough to bring with its reach and embrace this right of recognition to the transgenders which legitimately belongs to them. After recognizing transgenders as a third gender for the purpose of safeguarding and enforcing their rights and granted under the Constitution, the Supreme Court thereafter passed several directions to the government to protect the interest of transgenders. तो देखिए, आपसे इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू का बिहार का इंटरव्यू और बहुत जगह का और भी जगह का इंटरव्यू, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है. आप जैसा भी समझें, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि देखिए, इंटरव्यू में बेईमानी होती या नहीं होती, अब ये तो मैं नहीं जानता और न इस बारे में मैं कुछ कह सकता. लेकिन चाहे कितनी भी बेईमानी अगर होती भी हो, लेकिन अगर सही से आप जानते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो चाहे कुछ भी हो, आपका रिजल्ट जरूर होगा. अब आपसे ये सवाल पूछा जाए, अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं, आप लॉ से हैं, और पूछा जाए कि बताइए हमारे इंडियन कल्चर में ट्रांसजेंडर को भी सारे राइट मिल गए, तो आप, अब आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका थॉरो कंसेप्चुअलिटी कैसी है, आप किस कदर से उस टॉपिक को समझते हैं, आप जवाब लूसिडली और इंटेलिजिबली कैसे आप दे पाते हैं, तो आप वहां पे कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को मानना, फॉलो करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स. तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, दे आर नाइदर कंसिडर्ड मेल और फीमेल, सम डिफॉर्मिटी होती है उन पे मेडिकल रीजन से, and because of their sexual deformity we are not treating him as human being. तो ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है.
एंड अपने आप में एक ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। तो टू प्रोहिबिट discrimination on ground of sex, transgender community was recognized into a historic judgment by Supreme Court। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन देंगे, या मेंस में कोई क्वेश्चन हो इस तरीके से आप लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे लोगों के फोन आते रहते हैं कि सर ये हो गया, ऐसे बेईमानी और ये वो बहुत सारी चीजें। तो देखिए अब मैं तो अब मुझे अब इन बाकी चीजों का मुझे उतना पता नहीं, और ना मेरे पास टाइम होता इन सारे पहलुओं को देखने का। मैं आपसे देखिए सूरज चांद जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे हम, और आप इनकी दशा दिशा नहीं बदल सकते। आप अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स को डालिए, बढ़िया से पढ़िए, कंसेप्चुअलिटी डेवलप कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर दीजिए, फोन कर लीजिए। आई एम ऑलवेज फॉर माय स्टूडेंट्स। तो खैर चलिए, एनीवे हम लोगों को हार्ड वर्क करना है। और भी आर्टिकल 15(3) के ही अंतर्गत सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस ये एक्ट पास किया गया, और जजमेंट भी आया विशाखा वर्सेज राजस्थान का। जेंडर इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एंड राइट टू वर्क विथ डिग्निटी व्हिच इज ए यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड बेसिक ह्यूमन राइट। द कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस राइट हैज रिसीव्ड ग्लोबल एक्सेप्टेंस। The international conventions and norms are therefore of great significance in the formulation of the guidelines to achieve this purpose. Each incident of sexual harassment at the place of work results in violation of the fundamental right to gender equality and to right to life and liberty, the two most precious fundamental rights granted by the Constitution of India. तो ये विशाखा जजमेंट भी अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वर्सेज समूथी राम, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट लाइक इफ टीजिंग ऑफ वुमेन अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर व्हिच इज ए फंडामेंटल राइट। तो इनटू बैकड्रॉप्स ऑफ दीज थिंग्स हम लोग मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्पेशल लेजिस्लेशन, तो कुछ स्पेशल लेजिस्लेशंस का आप एग्जाम्पल दे दीजिए। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, इसमें हमने नहीं लिखा, छूट गया है इसमें। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का एक्ट है, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे ये सारे ABCD लिखे हुए हैं, ये सब आप उसमें लिख दीजिए। नेचर किस तरीके का है, तो स्पेशल प्रोविजन, बेनिफिशियल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन हैज बीन मेड। वुमेन को जो है इक्वलिटी का दर्जा आज भी नहीं दिया जाता है। घर की पहले वुमेन हैड नो मच लिबर्टी, आज भी आप देखेंगे कि हाँ मैं तो खुद भी एक सोशल एटीट्यूड है कि मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो लाइक दैट आप रूबरू हर तरह से आप जानते ही हैं, देखते ही हैं। तो वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करना, तो डेट इज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर इनजस्टिस, बहुत सारे लोग इन समस्या, आप कहीं भी जाके देखें, वैसे कहने की और किताबों की बातें कुछ और हैं, लेकिन आप देखें जेंडर इनजस्टिस है या नहीं है। तो एंड बिकॉज वी हैव much more incidents all the time uninterruptedly of gender injustice, and therefore we certainly need to have a special provision for welfare of women and children, and that is provided under Article 15 Clause 3। तो आपसे नेचर वेलफेयर का उनके लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए मेंस के क्वेश्चन पे। आर्टिकल 14 का जिक्र दीजिए
कि इक्वालिटी normally it is understood that all are equal, but into the eyes of law treating everybody with equality. अब रिच एंड पुअर को आप इक्वली ट्रीट करें, जो आप सपोर्ट पुअर को दे रहे हैं वो सपोर्ट आप रिच को भी दें, तो उससे जो गैप्स हैं वो गैप्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसलिए इक्वालिटी अमॉन्ग्स इक्वल आर्टिकल 14 आप देखेंगे तो जो अगर अमीर को भी वही सहूलियत दें और गरीब को भी वही दें तो अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। तो इसलिए वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 वहाँ यहाँ पे हम लोग नहीं उसको करेंगे, क्योंकि ऑल दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो जो नेचर है तो नेचर इनका वेलफेयर का है, ताकि वी कैन ब्रिंग देम ऑन इक्वल सोशल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल या हाई सेंसिटिव पोस्ट पे दे देना, तो ये नेचर हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो इस तरह से मेंस का क्वेश्चन लिखिए, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि नॉट वैलिडेटिव ऑफ, यही सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और ये केस लॉ का जिक्र किया था आपसे, विजय लक्ष्मी वर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी का केस साइट कर दीजिएगा। कल हम लोग आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन से करेंगे। अब धीरे धीरे ये सीरीज चला, सब सीरीज है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक अब आते जाएगा, थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नॉन स्टॉप तरीके से सबसे पहले आपको मिलती रहे। और याद रखिएगा, आपके सहयोग और समर्थन के बगैर कभी हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर लॉ स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।